आज की कहानी है सीमा और दीपक की। एक खुशहाल नया नवेला जोड़ा जिनकी जिंदगी में एक ऐसा डरावना मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये मामला हिप्नोथेरेपिस्ट विक्रांत ठाकुर ने शेयर किया था और ये हमें उन अनदेखी दुनियाओं की एक झलक देता है जिनसे हम शायद अनजान हैं। जरा सोचिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत, जिसके सपने बुने जा रहे हों, वो कुछ ऐसे अजीब इशारों से शुरू हो जो किसी आने वाली मुसीबत की तरफ इशारा कर रहे हों। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक खुशनुमा शुरुआत धीरे धीरे एक अनसुलझे रहस्य में बदल गई। शादी का हफ्ता तो खुशियों से भरा होना चाहिए था, है ना? लेकिन सीमा के लिए ये एक के बाद एक अजीब घटनाओं का सिलसिला बन गया। पहले तो जैसे ही वो अपने नए घर के दरवाजे पर पहुंची, वो बेहोश हो गई। फिर गृह प्रवेश की रस्म हुई, जिसमें आलते से सने पैरों को सफेद कपड़े पर रखना होता है। उसके पैरों का कोई निशान ही नहीं छपा। और तो और 2 दिन बाद सत्यनारायण की कथा के ठीक पहले उसके पीरियड शुरू हो गए। परिवार वालों ने इन सबको बस एक इत्तेफाक मान लिया, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये किसी बड़े तूफान के आने का संकेत था। शादी के इन अजीब घटनाओं के बाद कहानी का सबसे अहम और भयानक मोड़ तब आया जब ये जोड़ा अपने हनीमून के लिए लंदन गया। लंदन पहुंचकर सीमा और दीपक घूमते घूमते एक बहुत ही पुराने चर्च पहुंचे। शाम का वक्त था, माहौल बड़ा रोमांटिक था। चारों तरफ फूल ही फूल और ठंडी हवा चल रही थी। मतलब किसी भी नए जोड़े के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट लग रही थी। उस रोमांटिक माहौल में वो दोनों अपने दोस्तों से थोड़ा अलग होकर बगीचे के एक सुनसान कोने में चले गए। और वहीं उस सुनसान जगह पर उन्होंने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी जिसने एक अनदेखी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। बाद में जब हिप्नोथेरेपी सेशन हुआ तो जो सच सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस जगह को वो एक रोमांटिक बगीचा समझ रहे थे, वो असल में उस चर्च से जुड़ा एक कब्रिस्तान था। और उन्होंने जो भी किया वो अनजाने में ही सही किसी की कब्र के ठीक ऊपर किया था। लंदन से लौटने के बाद सीमा की जिंदगी जैसे पूरी तरह से बदल गई। उसकी सेहत, उसका बर्ताव, सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा। ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि यकीन करना मुश्किल था। जो सीमा शादी से पहले हंसमुख और थोड़ी चबीसी हुआ करती थी, वो अब हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा करने लगी थी। उसे सिर्फ अंग्रेजी खाना पसंद आने लगा, जैसे पाए और मशरूम वेलिंगटन। उसका निजी व्यवहार भी बहुत अजीब हो गया था। कभी वो दीपक को मजबूर करती तो कभी एकदम से उससे दूर भागने लगती। ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी एनर्जी कोई खींच रहा हो। जब सीमा प्रेग्नेंट हुई तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। उसे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी जिसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। एक दिन तो उसने काले भूरे रंग की कोई चीज उल्टी कर दी। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने की जगह उसका वजन घटकर सिर्फ 45 किलो रह गया। सोनोग्राफी में पता चला कि बच्चे की गर्भनाल उसी के गले में लिपट रही है। डॉक्टरों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए और कह दिया कि शायद मां और बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकेगा। जब मेडिकल साइंस और दवाइयां फेल हो गईं तो परिवार ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, बस एक उम्मीद में कि कहीं से तो कोई समाधान मिलेगा। परिवार ने सच में हर कोशिश की। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, फिर भी सीमा की हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर वे एक तांत्रिक के पास गए। उन्होंने बताया कि हाँ, सीमा के साथ एक पुरुष ऊर्जा है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऊर्जा न तो उनकी भाषा समझ रही है और न ही उनके मंत्र। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब जाकर किसी ने उन्हें हिप्नोथेरेपिस्ट विक्रांत ठाकुर के पास जाने की सलाह दी। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जब विक्रांत ठाकुर ने हिप्नोथेरेपी के जरिए उस अनदेखी शक्ति से सीधे बात करने का फैसला किया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि हिप्नोथेरेपी में फॉरेन एंटिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, इसे कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक बाहरी ऊर्जा माना जाता है जो किसी के सबकॉन्शियस माइंड पर कब्जा कर सकती है। हिप्नोथेरेपी का मकसद ही यही होता है कि इंसान के चेतन मन को थोड़ा शांत करके उसके अवचेतन तक पहुंचा जाए जहां ऐसी ऊर्जाएं छिपी हो सकती हैं। तो जब विक्रांत ने सीमा को हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाकर सवाल पूछने शुरू किए तो अचानक सीमा की आवाज, उसका लहजा, सब कुछ बदल गया। वो एकदम ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने लगी। विक्रांत ने पूछा, तुम कौन हो? तो जवाब आया, मैं एक पुरुष हूं, लंदन से। अब जाकर ये राज खुला कि तांत्रिक के संस्कृत मंत्र उस पर बेअसर क्यों हो रहे थे। वो ऊर्जा अंग्रेज थी, उसे हिंदी या संस्कृत समझ ही नहीं आती थी। विक्रांत का अगला सवाल था, तुम इसके शरीर में क्यों आए? उस सत्ता का जवाब सच में चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं इसके शरीर में नहीं आया, ये पहले मेरी जगह पर आई थी।
उसने बताया कि चर्च के पीछे कब्रिस्तान में उसकी कब्र पर ही उन दोनों ने वो सब किया था, जिसकी वजह से वो सीमा की तरफ आकर्षित हो गया। तो असली मकसद क्या था? विक्रांत ने पूछा। उस सत्ता ने खुलासा किया, मुझे पुनर्जन्म चाहिए। उसने बताया कि वो सीमा के होने वाले बच्चे के शरीर में खुद को मिला रहा है ताकि जब बच्चा पैदा हो तो वो एक नई जिंदगी जी सके। और यही वजह थी कि सीमा को मां बनने की इतनी जल्दी थी। ये सब उस सत्ता की योजना का हिस्सा था। अब जब मकसद साफ हो चुका था तो विक्रांत ने जबरदस्ती का नहीं बल्कि तर्क का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने उस ऊर्जा के साथ एक तरह से मोलभाव करना शुरू कर दिया। विक्रांत ने उसे बड़े आराम से समझाया कि उसकी योजना काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, देखो, तुम जिस शरीर में जन्म लेना चाहते हो वो शरीर ही मर रहा है। मां इतनी कमजोर हो चुकी है कि बच्चा भी नहीं बच पाएगा। और तो और उस बच्चे की अपनी आत्मा है जो तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही है। अगर बच्चा मर गया तो तुम्हारा पुनर्जन्म का सपना भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो सत्ता एकदम शांत हो गई। तब विक्रांत ने उसे दो रास्ते दिखाए। पहला, इस बच्चे के किराए के शरीर में रहने की नाकाम कोशिश करते रहो, जहां तुम्हें उसकी आत्मा से हमेशा लड़ना पड़ेगा, और अगर वो मर गया तो तुम भी फंस जाओगे। या फिर दूसरा रास्ता है उस प्रकाश की ओर जाने का जो हर आत्मा को मृत्यु के बाद दिखती है। वहां तुम्हें अपना नया शरीर मिलेगा, अपना नया जीवन और अपनी नई किस्मत। उस सत्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि किराए की जिंदगी से कहीं बेहतर अपनी जिंदगी पाना है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे जाना है। और बस इतना कहते ही सीमा के शरीर को एक जोर का झटका लगा और कमरे की सारी भारी ऊर्जा जैसे एक पल में गायब हो गई। उस एक सेशन ने न सिर्फ एक बल्कि दो जिंदगियों को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। उस सेशन के तुरंत बाद सीमा जैसे ही होश में आई, उसने सबसे पहले खाना मांगा। कुछ ही दिनों में उसकी रिपोर्ट्स बेहतर होने लगीं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन टाल दिया और कुछ समय बाद सीमा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक थे। इस घटना को आज करीब 12-13 साल हो चुके हैं। वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और पूरा परिवार एक खुशहाल, सामान्य जीवन जी रहा है। ये कहानी हमें उस एक सेशन की याद दिलाती है जिसने एक पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जोश में या अनजाने में उठाए गए कदम कभी-कभी कितनी भारी कीमत वसूल सकते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ जगहों और कुछ सीमाओं का सम्मान करना ही हम सबके लिए बेहतर है।